नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान अमेरिका समझौते की खबर पर दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी कि अब खुद इस्राएल ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इस बीच भारत में कांग्रेस ने मोदी को घेर लिया कि युद्ध तो खत्म हुआ, लेकिन भारत में महंगाई कब कम होगी। उधर अयोध्या राम मंदिर दान विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बंगाल में भी सियासत तेज है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन आपने हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड किया या नहीं किया? अगर नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ताकि ये बुलेटिन आप अब हमारे ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके फोन में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। ईरान अमेरिका समझौते पर इस्राएल में उठे सवाल, ट्रंप की नीति पर सवाल। ईरान अमेरिका समझौते के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार से महंगाई पर मांगा जवाब। अयोध्या राम मंदिर दान पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग। प्रियंक खड़गे ने भागवत को लिखा खुला पत्र, आरएसएस फंडिंग पर मांगा जवाब। ईडी का शिकंजा कसा, अनिल अंबानी ग्रुप के 2 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार। ईरान अमेरिका समझौते पर सबकी नजर है, लेकिन इस्राएल इस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। इस्राएल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्विर ने इस समझौते को लेकर कहा है कि ये इस्राएल पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस्राएल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है और वो अपने फैसले खुद लेता है। बेन ग्विर ने कहा कि इस्राएल अमेरिका से अच्छे संबंध रखता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति सम्मान भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समझौता इस्राएल पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस्राएल कोई बनाना स्टेट नहीं है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर किसी बाहरी दबाव में बिल्कुल नहीं आएगा। बेन ग्विर ने यह भी कहा कि जब तक हिजबुल्लाह को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, तब तक किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस्राएल जिन शर्तों से पीछे हट रहा है, उनमें लेबनान में शांति भी बहुत ज्यादा अनिवार्य की गई है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चला आ रहा तनाव और सैन्य संघर्ष अब खत्म हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस डील की पुष्टि कर दी है। उन्होंने हॉर्मुज से नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का आदेश दे दिया है। अब दुनिया के जहाज फिर से समुद्र में अपना सफर शुरू कर सकेंगे। तेल के व्यापार का रास्ता भी पूरी तरह खोल दिया गया है। समझौते पर ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिका $12 अरब जारी करेगा। ये पैसा ईरान की उन संपत्ति का हिस्सा है जो अब तक फ्रीज यानी कि जब्त थी। समझौते के 14 बिंदुओं के अनुसार अगले 60 दिनों में कुल $24 अरब ईरान को मिलेंगे। इस राशि की पहली किश्त बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी की जाएगी। ईरान अमेरिका समझौते पर इस्राएल के सख्त रवैये के बीच कांग्रेस ने भारत में पीएम मोदी पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि युद्ध रुकने का मतलब ये नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याएं जल्द ही अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ये समस्याएं तो युद्ध से पहले भी मौजूद थीं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से रुपया दबाव में था। निजी निवेश की रफ्तार काफी वक्त से धीमी बनी हुई थी। इसके साथ ही पाकिस्तान की रणनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में चीन की गहरी पैठ भारत की विदेश नीति के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। जयराम रमेश का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से ये उम्मीद करना अब मुश्किल है कि वो इस्राएल के प्रति अपने मौजूदा रुख पर दोबारा विचार करेंगे। देश का राष्ट्रीय हित ये मांग करता है कि विदेश नीति में ज्यादा संतुलन दिखाया जाए, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक कभी दिखाया नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा कि अब जब जंग खत्म हो गई है तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए। क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे, सप्लाई चेन सामान्य होगी, मांग स्थिर हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से इसका फायदा देश के ग्राहकों को भी मिलने लगेगा। मतलब ये कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी को अब वापस लेकर कटौती की जानी चाहिए। पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या इस खुशखबरी का ऐलान मोदी जी फ्रांस से ही करेंगे या फिर देश को उनके वापस लौटने का इंतजार करना पड़ेगा। महंगाई पर कांग्रेस के सवालों के बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने एक और नई बहस छेड़ दी है। गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज जीवित होती तो बीजेपी जैसी पार्टी पर बैन लगा देती। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मौजूदा माहौल बेहद खतरनाक है और सत्ता में बैठे लोग जानबूझकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर देश अभी भी नहीं जागा तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गहलोत ने बीजेपी पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी खुद को केवल हिंदुत्व की पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है।
गहलोत के इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को हिंदुओं और हिंदुत्व से नफरत है और गहलोत का ये बयान उसी सोच को दर्शाता है। पूनावाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को एक जीवन पद्धति बता चुका है। ऐसे में उस विचारधारा से जुड़े लोगों या किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करना कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता को दिखाता है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के 2 पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टरों सतीश सेठ और गौतम को दोषी करार देते हुए गिरफ्तार किया है। ईडी का आरोप है कि दोनों अधिकारियों ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया और उसे विभिन्न कंपनियों के जरिए घुमाकर हेराफेरी की। सतीश सेठ को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड प्रोजेक्ट से जुड़े फंड को डाइवर्ट करने के आरोप में पकड़ा गया है, जबकि गौतम दोषी पर रिलायंस कम्युनिकेशंस के भीतर एक ऐसा ढांचा तैयार करने का आरोप है जिससे अवैध फंड को अन्य इकाइयों में ट्रांसफर किया गया। दोनों को फिलहाल अदालत ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी ओर रिलायंस ग्रुप ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इन दोनों अधिकारियों का अब कंपनी से कोई संबंध नहीं है। गौतम दोषी साल 2020 में और सतीश सेठ 2025 में ही ग्रुप छोड़कर जा चुके हैं। फिलहाल जांच एजेंसी पैसे के इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी बात ये कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड तुरंत कर लें। ये बुलेटिन अब आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं कुछ और खबरों की। राम मंदिर दान में गड़बड़ी का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी। प्रियांक खड़गे का आरएसएस प्रमुख भागवत को खुला पत्र। इंडिया गठबंधन में एआईएमआईएम पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलग अलग राय। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के उपयोग को लेकर सामने आई गड़बड़ियों के सामने आने के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक लेटर पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें दान की राशि के कथित दुरुपयोग, गायब होने और फंड मैनेजमेंट में अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। ये पत्र वकील अनूप प्रकाश अवस्थी की ओर से भेजा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे कि सीबीआई से न्यायिक निगरानी में जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि मंदिर में भक्तों द्वारा दिए गए दान की पूरी प्रक्रिया, उसकी प्राप्ति, लेखा जोखा, संरक्षण और खर्च में पारदर्शिता सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट या फिर सीबीआई के तहत लगातार की जाए, ताकि भक्तों के योगदान का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब सभी की नजर इस पर है कि सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या रुख अपनाता है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की खबर पर अब एनसीपीआई के संस्थापक और राष्ट्रीय संगठन सचिव शांतनु डे ने कहा है कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया और खबरों के जरिए मिली, लेकिन ये भी कहा कि अगर पार्टी आगे बढ़ रही है तो मुझे इसमें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि अगर काकोली घोष बातचीत करना चाहें तो वो दिल्ली आने और आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शांतनु डे ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती है और देश हित में एनडीए के साथ मिलकर काम करना चाहती है। बागी सांसदों की सियासत के बीच पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आज सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ चल रही है। ईडी ने उन्हें इसी महीने समन जारी कर जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था। ईडी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी को पहले से जुटाए गए वित्तीय दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड्स और अन्य आरोपियों के बयान के साथ आमने सामने किया जा सकता है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि पहले दिए गए बयानों और हाल ही में मिली जानकारी के बीच किसी तरह का विरोधाभास तो नहीं है। एजेंसी का कहना है कि जांच के दौरान बैंक रिकॉर्ड्स और संचार से जुड़े डेटा में कई ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे ये पता चला है कि इस मामले में कई माध्यमों का इस्तेमाल किया गया था। कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति, फंडिंग और जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए। खड़गे ने आरएसएस को उसके शताब्दी वर्ष की बधाई देते हुए कहा कि जिस संगठन का दावा देश भर में 60,000 से ज्यादा शाखाएं और करोड़ों स्वयंसेवक होने का है, उसे अब पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी दिखा देनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक में संघ की हजारों दैनिक शाखाओं और बड़े आयोजनों का हवाला देते हुए पूछा कि जब देश में आम नागरिकों, एनजीओ, ट्रस्टों, मंदिरों और कंपनियों को कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और अपने वित्तीय लेन देन का हिसाब भी देना पड़ता है, तो आरएसएस को इसमें छूट क्यों मिली है।
खड़गे ने पत्र के जरिए मांग की कि संघ अपनी कानूनी स्थिति, पदाधिकारियों के नाम, आय के स्रोत, खर्च, टैक्स भुगतान और कार्यक्रमों के लिए ली जाने वाली प्रशासनिक मंजूरियों को सार्वजनिक करे। उनका मानना है कि इतने बड़े संगठन को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और वो अब इन सवालों के जवाब पर संघ प्रमुख के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक आरएसएस की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर अलग अलग राय सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन में शामिल करने का फैसला तो पार्टी नेतृत्व करेगा, लेकिन सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से एआईएमआईएम को लेकर नरम रुख दिखाई पड़ रहा है। दरअसल आज सोमवार को ओवैसी ने ऐलान किया कि अगर कोई पार्टी या गठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए साथ आना चाहता है तो एआईएमआईएम उसके लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन पार्टी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उसे केवल दूसरों के लिए रास्ता साफ करने वाली पार्टी यानी कि किसी और की बी टीम नहीं समझा जाना चाहिए। ये चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि हाल ही में दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की बैठक में एआईएमआईएम ने हिस्सा नहीं लिया था। फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे के बुलेटिन में नई खबरें लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.